नाजरीन आदाब, आवाज़ दी वॉइस की ख़ास पेशकश हम हिंदुस्तानी मुसलमान में मैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान आपका स्वागत करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ। आज हमारा मौजू है पसमानदा मुसलमानों की जो हालत है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आया कि हमारी मुस्लिम तंजीमें उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, या मुस्लिम उलमा किराम उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज़ और सरकारें उसके लिए ज़िम्मेदार रही हैं। जाहिर है कि अगर हम पूरी दुनिया के मंजरनामे पर नज़र डालते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर दुनिया के किसी मुल्क में भी ज़ात और बिरादरी की बुनियाद पर मुसलमानों में तकसीम नहीं पाई जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के आखिरी खुतबे में भी ये इरशाद फरमाया था कि तुम में किसी भी अरबी को आजमी पर, आजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं है, यहाँ तक कि वो पायस हो यानी नेक हो, तकवे वाला हो। कुरान ने क्लियरली मेंशन किया है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, यानी तुम में वो मुअज़्ज़ज़ है जिसका कैरेक्टर अच्छा है, जो साहिब किरदार है, इल्म वाला है, शराफत वाला है। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हिंदुस्तान के अंदर हमने मुस्लिम समाज को भी अशराफ और अर्जाल और इस तरह की तबकाबंदी में शामिल किया है कि हम ज़ात और बिरादरी की बुनियाद पर यह तय करते हैं कि उनमें कौन ऊंचा है और कौन नीचा है। आर्टिकल 341 के तहत बहुत सारी तंजीमें उस दर्जे की भी मांग करती रही हैं कि जो मुराआत दलित समाज को दी जाती है यानी एससी तबके को दी जाती है, वही उन मुसलमानों को भी दी जानी चाहिए जो मुस्लिम समाज में उनके इक्वल समझे जाते हैं, जिस आर्टिकल में संशोधन करने के बाद मुसलमानों को उससे बाहर कर दिया गया था, जबकि कुछ बुद्धिस्ट और दूसरे तबके उसके अंदर आते हैं। आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं। एक हैं जनाब इरशाद अहमद साहब, जो पसमानदा तबके की सियासत करते हैं और बहुत ही बुलंद आवाज़ के साथ उनके हुकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, बिहार से आते हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन के यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन दिल्ली के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। दूसरे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब मुदस्सिर हयात साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन दिल्ली NCR के प्रेसिडेंट हैं, और उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूं। और मेरे साथ इस शो को आगे बढ़ाने के लिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरी को होस्ट मिस रेशमा स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले मैं इरशाद साहब आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो पसमानदा का मसला है, पसमानदा समाज का, आजकल ये आवाज़ें फिर बड़े ज़ोर शोर के साथ सुनाई दे रही है। उनके हुकूक़ की हुकूमत की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि पसमानदा समाज को उसका हक़ मिलना चाहिए और उन्हें आगे लाना चाहिए। उसकी कई सारी चीज़ें हमने रिसेंटली उत्तर प्रदेश के अंदर देखी हैं, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे तारिक मंसूर साहब का MLC बनना हो, या रामपुर में अब्दुल्ला आज़म की छोड़ी हुई सीट पर बाई इलेक्शन में एक पसमानदा समाज से आने वाले व्यक्ति को टिकट देकर उसका MLA बनना हो, या वहाँ के मिनिस्टर हों। अगर आज की तारीख़ में आप देखें तो इसमें असल ज़िम्मेदार कौन है? पसमानदा मुसलमानों की जो सूरत हाल है उसमें हम कितने ज़िम्मेदार हैं और दूसरे लोग कितने ज़िम्मेदार हैं? देखिए, मैं अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात शुरू करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आज़ादी के फ़ौरन बाद से जी, आज़ादी के बाद से हिंदुस्तानी मुसलमानों की हालात क्या हैं जी, आज क्या हैं, तब क्या थे। मुसलमानों के हालात जो हैं, बेसिकली हिंदुस्तानी मुसलमान जो है कल्चर से, ये जो पसमानदा और बाकी जो अजलाफ अशराफ, ये जो कहाँ से, ये बेसिकली कल्चर का हिस्सा है। हिंदुस्तान में हिंदुओं से हमने ये अडॉप्ट किया, ये हासिल किया। हिंदुओं में जो अपर कास्ट बैकवर्ड दलित का है, ठीक उसी तरह से हम लोग ने, मुसलमानों ने भी, मुसलमानों के अशराफ जो कहते हैं, सो कॉल्ड अशराफ, वैसे तो अशराफ क्या है, इस्लाम में तो अशराफ कुछ है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन मुसलमानों ने भी जो उस वक्त के
जमींदार या अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट थे, उन्होंने अपने आप को उससे एलिट क्लास में रख के और मुसलमानों पे भी जो मुसलमान गरीब या सो कॉल्ड गरीब और तबकात में, मान लीजिए कि आप अंसारी या दूसरे कास्ट के लोग थे, उन पे वही जुल्म किया जो जुल्म हिंदू के अपर कास्ट, बैकवर्ड और दलित पे करते थे। लिहाजा आज़ादी के बाद डेमोक्रेसी मुल्क में आ गई और डेमोक्रेसी ने दोनों के हक वोट की बुनियाद पे बराबर कर दिए, लेकिन जुल्म ज्यादती में हिंदुओं ने तो अपने आप को संभाला, क्योंकि वोट की बुनियाद पे उनको हुकूमत मिलनी थी और हुकूमत में उनको ऊपर जाना था, तो उन्होंने तो अपने आप को संभाल लिया। मुसलमानों ने नहीं संभाला, उसकी वजह एक और भी थी, क्योंकि हिंदू में यानी कि कांग्रेस और बाकी दूसरी पार्टीज को जिसको हुकूमत मिली, उसने भी जो मुसलमानों को एम्पावरमेंट करने की कोशिश की, उन्हीं तबकात को कोशिश किया, एम्पावरमेंट किया जिनके पास पहले से जराए थे, यानी कि अशराफी को उसने एम्पावरमेंट किया। आप अगर शिजरा उठा के देखेंगे तो ज़ियाउर अंसारी साहब या चंद मुसलमान बिहार में हन्नान अंसारी साहब और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बनाया, नो डाउट, क्योंकि मधुबनी में या उन्नाव में या बाकी कुछ जगह पे ज़्यादा आबादी अंसारियों की थी, इसलिए दिया उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं दिया कांग्रेस ने, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे 80-90% अपर कास्ट मुसलमानों को दिया, टिकट भी दिया। जबकि बिहार में अगर आप सर्वे कराए या यूपी में सर्वे कराए तो 70% आबादी बैकवर्ड मुसलमानों की। बावजूद इसके पॉलिटिकल पार्टीज ने भी एम्पावरमेंट किसको किया? बैकवर्ड को नहीं किया, सो कॉल्ड अशराफ को किया। इसका मतलब ये था कि उन्होंने भी मुसलमानों में कास्ट का जो सेपरेशन था उसको बल्कि ढके छुपे उसी को जोर दिया। और मुसलमानों के अगर आप तस्वीर देखेंगे तो बिहार में अगर मान लिया 5 वाइस चांसलर बने होंगे या 10 वाइस चांसलर बने होंगे, एक बैकवर्ड वाइस चांसलर नहीं होगा। मुसलमानों में 5 बैकवर्ड कमीशन का चेयरमैन बना होगा मुसलमान, एक बैकवर्ड नहीं बना होगा। ये जो डिस्क्रिमिनेशन समाज में किया, इसका असरात बावजूद इसके तालीम याफ्ता मुसलमान है, ऐसा नहीं कि तालीम याफ्ता नहीं है, तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी क्योंकि हुकूमत साजी कौन कर रहे थे? जाहिर है जो साजिश कर रहे थे उनको तो दिखाना था कि मैंने तुम्हारे अच्छे सफेद कपड़ा पहने हुए आदमी को बनाया है मैंने। लिहाजा जो डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग थे वो मुसलमान कम थे, हासिल लेकिन जिनको हासिल हो रहा था वो मुसलमान थे। उन्होंने ये दिया समाज के अंदर, ये दिया कि ये तो हमारे गुलाम है। जी। और ये बात उस वक्त के हुकूमत साजिश कर रहे थे जो लोग भी थे, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टीज हो, उन सबको समझ में ये आता था कि ये पसमानदा लोग या सो कॉल्ड अजलाफ लोग ये उनके गुलाम है, इनके कहने से वोट हमारी पार्टी को दे सकते हैं। लिहाजा उन्होंने उसकी बात को मानते हुए इन तबकों को हर तरह से पसमानदा रखा। और उसका वजह ये हुआ, उसकी वजह से तालीमी एतबार से आप अगर सर्वे कराएं खासकर यूपी बिहार का, खास ईस्टर्न यूपी या बिहार का, तो तालीमी एतबार में दिखेंगे कि मुसलमानों में पसमानदा की यहाँ औरतों की तालीमों में काफ़ी गिरावट है। इसकी एक वजह ये भी थी कि चूंकि एम्पावरमेंट हो रहा था सिर्फ अपर कास्ट का, रेशियो कम था, आबादी उनकी बहुत कम थी, जिसकी आबादी 30%, एम्पावरमेंट हो रहा 80%। तो जब 80% एम्पावरमेंट उनका होगा, बावजूद इसके छोटे छोटे नौकरियों में हैं वो, लेकिन एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है उनका। मैं मुदस्सिर भाई आपकी तरफ इससे दूसरे सवाल से आता हूं, क्योंकि एक एकेडमिक फैमिली से आप आते हैं और आपका पूरा एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा और वाइडली ट्रैवल है। अब जबकि 21st सेंचुरी में पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाकर देखिए, इंसान का जो स्टेटस सिंबल है वो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन, उसकी एजुकेशन या उसके पास पावर, इन्हीं चीज़ों से तय होता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या हिंदुस्तान में आज भी ये चीज़ देखी जा रही है, जो लोग बहुत एम्पावर हो जाते हैं, इंडस्ट्री से जुड़ जाते हैं, उनका तो जिस तरह से बुनकर समाज आगे आया है, कुरैशी समाज आगे आया है, मीट के एक्सपोर्ट का काम जब से शुरू हुआ, या बुनकर के लिए मोमिन कॉन्फ्रेंस वगैरह ने जो एक आंदोलन चलाया, उसका ज़्यादा बेनिफिट बुनकर समाज को पहुंचा।
लेकिन इसके अलावा जो मेजॉरिटी है आज भी ओबीसी समाज की, यहाँ पर हम आज भी उस तरह से तय करते हैं, जबकि 70 साल में हमारे किसी भी इदारे ने, अलीगढ़ हो, जामिया मिल्लिया हो, नदवा हो, देवबंद हो, बरेली हो, जमीयतुल उलमा हो, पर्सनल लॉ बोर्ड हो, किसी ने आखिर ये क्यों कोशिश नहीं की कि नेशनल लेवल पर एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए कि हम ये ज़मीन पर दिखा सकें कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, कि अगर इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ज़ात बिरादरी का फ़र्क, तो यहाँ क्यों हो? तो इस 21st सेंचुरी में आप इसे किस एंगल से देखते हैं? देखिए, इसके जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इसमें जो है अलग अलग बातें हैं। तो जहाँ तक मैं आपके क्वेश्चन को समझ पा रहा हूँ, एक तो इस्लाम के नज़रिए से आप देखेंगे जी, तो फिर हालात अलग होंगे। जी, अगर हिंदुस्तानी मुसलमान के हालात देखेंगे तो मैं अलग बात कर पाऊंगा। इस्लाम से तो जो आपने बताया वो लफ्ज़ सही बताया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी फतवा आप हिंदुस्तानी उस पर तो कोई बहस नहीं। में बात, हिंदुस्तानी अगर मुसलमान के हालात देखें तो हिंदुस्तान में जो डिवीज़न है बेसिकली पेशे के एतबार से हुआ है जी, और ये जो कन्वर्टेड मुस्लिम है बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में, कोई इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं है, जाहिर है। तो बेसिकली वो जिस पेशे से था उसने इधर मुसलमान बनकर भी वही पेशा रखा कमोपेश जो वो काम जानता था। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उधर हिंदुइज्म में था वही हुआ। अब ये हुआ कैसे, इसको अगर आप रिसर्च पॉइंट पे जाएंगे इसके, तो 800-700 साल पहले मौलाना ज़ियाउद्दीन बरनी साहब ने एक हिरार्की बनाई मुस्लिम समाज की। इस्लाम के हिसाब से तो हिरार्की है ही नहीं, पर उन्होंने एक हिरार्की डिफाइन की जो फिरोज शाह तुगलक के जमाने में इंप्लीमेंट कर दी गई, फतवाए जहादारी। वो क्या था, वो बेसिकली मुसलमानों का डिवीजन था। वो डिवीजन वो कुछ नहीं है, वो मनुस्मृति को उठा के इधर डाल दिया गया। उस फतवे को अगर आप डिटेल में जाएंगे तो हिंदुइज्म में जो मनुस्मृति है, जिसको कि आज पढ़ा लिखा हिंदू खुद नकार रहा है और उसको दूर जा रहा है, उसी का डिवीजन है। ये 700 साल पहले शुरू हुआ, उससे पहले नहीं था। इस्लाम तो 14 साल में आ चुका था हिंदुस्तान, पर ये 700 साल से डिस्क्रिमिनेशंस और ये सब डिवीजन्स ये शुरू हुए मुसलमान। मुसलमानों में जो भी डिवीजन्स हैं वो उनके कारोबारी पेशे के एतबार से हैं। अगर पेशे, अब मैं इस गवर्नमेंट के रोल पे आता हूँ, दो इतनी जबरदस्त रिपोर्ट्स मौजूद हैं। सच्चर कमेटी रिपोर्ट मौजूद है और रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट मौजूद है। दोनों में सच्चर कमेटी में साफ दिया गया है कि अगर हिंदुस्तानी मुसलमान के हालात देखे जाएं तो 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है, उसमें 8.4% मुसलमानों को अलग से दे दो, उसी 27% में से। इसी पे आगे बढ़ाते हुए मैं अब मुसलमान में भी क्या है, अशराफ, अगर उस हिंदुस्तानी सिस्टम को अब मैं मानता नहीं हूं, हमारा भारत जो है तो है जो चीज है, मगर उसमें जो है डिवीजन अशराफ, अजलाफ और अज़ाल। अब अर्जाल के साथ तो और ज्यादा नाइंसाफी है। अगर आर्टिकल 341 को अगर हम स्टडी करें या देखें तो उसमें न्यू बुद्धिज्म, न्यू सिखिज्म, हिंदुइज्म तो था ही, सारे एससी कास्टों को उसमें उन्होंने रिजर्वेशन दे रखा है। पर दलित मुस्लिम और क्रिश्चियन, दलित क्रिश्चियंस को इनसे एग्जाम कर रखा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो कारोबार अगर पेशे के एतबार से ही यहाँ रिजर्वेशन है हिंदुस्तानी लोगों का, तो जो कास्ट सिस्टम पे अगर है हिंदू, तो वही कास्ट सिस्टम अगर मुसलमानों में भी फॉलो हो रहा है, तो भाई उधर जो अगर कपड़ा धोने वाला है कोई, तो उधर अगर रिजर्वेशन एससी में आता है तो इधर क्यों नहीं आता, इधर क्यों नहीं? और ये क्लियरली चीज मेंशन है अगर सारी रिपोर्टों में देखा जाए कि जो दलित मुस्लिम है उनकी दलित हिंदुओं से ज्यादा बुरे हालात हैं। जो आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो रिपोर्ट दिखाई जाती है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या कोई और रिपोर्ट हो, उसका हवाला हम देते हैं, सही बात है, एक हमारे पास प्रूफ है, लेकिन वो 20 साल हो चुके हैं तकरीबन उस रिपोर्ट्स को, काफ़ी अरसा हो चुका है। क्या आपको नहीं लगता कि 20 साल या एक अरसा गुजरने के बाद ऐसे हालात हमारे सामने हैं? हालात हमारे बिगड़े हैं या बेहतर हुए हैं? हालात और बिगड़ चुके हैं। और अभी तो जैसे अब जिनकी बात कर रहे हैं, अजलाफ या पसमानदा लफ्ज़ दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सरकार ये कहती थी कि जो सच्चर रिपोर्ट आई है, ये यूपीए में अक्सर बात कही जाती थी कि उसको ऑलरेडी मोर देन 75% इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो उसमें उसे आप किस एंगल से और जो पढ़े लिखे जो मुसलमान हैं, जो पासमंदा कम्युनिटी से आते हैं या पिछड़े वर्ग के हैं, तो वो अगर एजुकेटेड हैं या सोशली एम्पावर्ड भी हैं, तो हालात ये है कि वो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, जो मैं भी रियलाइज़ करती हूँ, आप सब भी राज़ी होंगे, वो फेस करते हैं, वो है कि नीची जात के हो
यानी कोई बंदा अगर बहुत पढ़ा लिखा है, पॉलिटिकल एम्पावर्ड है, सोशली एम्पावर्ड है, इकोनॉमिकल एम्पावर्ड है, स्टेटस भी है उसका, बट क्या कहते हो, अरे वो तो छोटी जात का है। इस तरह की चीज़ें जो है ना हमारे गली मोहल्ले हर जगह पे बंदे फेस कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसका रिसर्च से ही बैकग्राउंड से हूँ, सो मैं ऐसे हालात को, ऐसे अपने दोस्तों को भी जानती हूँ जो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। ऐसे हालात को, ऐसे चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस तरह के छुआछूत एक तरीके से हम ख़त्म कर सकें? जी, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, और यही एक्चुअल में यहीं से सॉल्यूशन निकलेंगे भी। जी। जो सॉल्यूशन निकलेगा वो इसी जगह से निकलेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है जो आपने कही। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि जो एक तालीमी मसाइल हैं, अगर मुस्लिम्स में देखा जाए तो हमारे पास एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल के लिए है हिंदुस्तान में। वहाँ मिसाल के तौर 100 से ऊपर डिपार्टमेंट है। मेरा आज ये मानना है कि पसमानदा समाज की बात हो रही है, मोर देन 50 डिपार्टमेंट्स के चेयरमैन कम से कम पसमानदा बिरादरियों से होंगे। तो जहां पढ़ गए वहां कोई बात ही नहीं करता अशराफ अजलाफ पसमानदा की। क्यों? कि वो पढ़ लिख गए। रेस्ट ऑफ द हिंदुस्तान के जो हालात हैं वो बिल्कुल अलग हैं। वो लोग ये सब जो आप कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, छोटे बड़े कमेंट, ये वो सब कुछ होता है। वो बेसिकली इन्फ्लुएंस हैं जैसे कि हिंदू समाज में है। अब पसमानदा को भी डिवाइड किया गया है 2 जगहों पर। जो डिस्क्रिमिनेशन खाली ओबीसी को तो चलिए एक रिजर्वेशन मिल रहा है सबके साथ, पर जो मुस्लिम दलित हैं उनको तो मिल ही नहीं रहा है उनका हक। एक्चुअल में तो सबसे ज्यादा बुरे हालात में वो हैं जो दलित मुस्लिम बिरादरियां हैं, जिसमें अच्छी खासी मुस्लिम बिरादरियां आती हैं। बहुत अच्छी खासी लिस्ट है वो भी। आप कहें तो कुछ नाम भी लूं, आप लोग शायद जानते हैं। उस डेटा को अगर आप उठाएंगे तो आपको हैरानी होगी कि इनके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है। जी। ओबीसीज, पसमानदा, ये सब बात छोड़कर अगर खाली अर्जाल पे बात करें आप, तो उनके हालात पे तो वाकई में एक आंदोलन या कोई अब छोटा सा एग्जांपल दो, शेड्यूल ट्राइब की ज्यादातर ट्राइब्स में सिर्फ लक्षद्वीप को छोड़कर कहीं नहीं आते थे। कश्मीर के अंदर शेड्यूल ट्राइब बकरवाल, गुज्जर जो हैं वो उसमें ले लिए गए। आज उनके बच्चे जो देखिए आईएएस बनना शुरू हो गए। बेशक। तो बेसिकली फायदा तो बेसिकली कोई चीज अगर पीछे छूट गई है, कोई भी समाज है, रिजर्वेशन इसीलिए दिया गया था कि उसे भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। जी। अब जाहिर सी बात है अगर पसमानदा समाज पीछे छूट गया है तो उसे मेन स्ट्रीम में लाके खड़ा कर दिया। इवन जो ईडब्ल्यूएस का भी कंसेप्ट है वो एक अच्छी पहल मैं उसे इसलिए मानता हूँ कि ईडब्ल्यूएस लाने के बाद बहुत सारे, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई मुगल शेख सैयद है, अब ये खता तो नहीं उसकी कि वो उसमें पैदा हुआ है, हो सकता है उसके भी हालात बहुत खराब हो, तो उस तबके को भी एम्पावर करने के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आई। बहुत इसी तरीके से जो दलित मुस्लिम है, जो दलित मुस्लिम है, रिजर्वेशन का फायदा जैसा आपने कहा कि ओबीसी को तो होता है, लेकिन जो दलित मुस्लिम है बेचारा, उसको ना तो वो दलित में मिल रहा है और वो इतना सर्वाइव नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पर पढ़ लिख के ओबीसी का भी कुछ फायदा उठा सके। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे देखिए, पासमानदा समाज हो गई या फिर जो छोटी जातियों की मुस्लिम लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो आज पढ़ लिख चुकी हैं, उनको ये मसला आ रहा है कि उनकी जाति होने की वजह से वो जो है अपने अपर कास्ट मुस्लिम फेलो से शादी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि एक तरीका हमने खाई पैदा कर दी है कि अपर कास्ट वाले या फिर लोअर कास्ट वालों के बीच में इंटर कास्ट मैरिज नहीं हो सकती। ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। ऐसे हालात में फिर कहते, क्योंकि इस्लाम हवाला देता है, या हमारे प्रॉफिट का लास्ट सर्मन में भी मेंशन है कि ना गोरा, ना काला, ना अरब, ना नॉन अरब्स, कुछ नहीं है, सब चीज़ की उन्होंने इक्वालिटी की बात की है। ये मुस्लिम समाज समझता है इस बात को, लेकिन फिर भी जब शादी की बात आती है तो इन हालात में हमारा जो है इक्वालिटी कहाँ चली जाती है? क्यों इस तरह से? क्योंकि बहुत सी लड़कियां हैं जो एजुकेटेड हैं, जो डिफरेंट बैकग्राउंड में काम कर रही हैं, मगर वो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं फॉर द मैरिज पर्पस, कि उनको बड़े कास्ट में आप प्रेफर नहीं करते, अरे वो तो छोटी जात वाली है। तो इस चैलेंज को एज ए, बिकॉज आपका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप इस पे क्यों नहीं गौर करते कि हमें इस पे भी काम करना चाहिए? क्योंकि हालात जब भी बदलेंगे जब हम काम करेंगे। एकदम सही फरमाया आपने। बेसिकली बुनियादी बात क्या है, अरब से हम क्यों कंपेरिजन इंडिया का नहीं कर सकते? बेसिकली ये जो जात या बाकी चीज़ें होती हैं वो कल्चर का हिस्सा होता है। किसी भी कंट्री का जो तरीक़ाकार है वो कल्चर होता है। इस जैसे इंडिया का एक कल्चर, ये जो कास्ट का कंसेप्ट है, कल्चर का हिस्सा है। इंडिया में कल्चर का हिस्सा है कास्ट। अरब में कल्चर था नहीं कास्ट का, वहाँ ट्राइब्स थे, तो ट्राइबल कल्चर था उनका। हमारा कल्चर, ये चूंकि एग्रो बेस कंट्री था, फार्मिंग वाला कंट्री था, तो यहाँ पे कास्ट का था, जो कास्ट का जो खेती करेगा उसका कास्ट ये होगा, फला का कास्ट ये होगा।
तो इसलिए कास्ट बेस्ड कंट्री है, यहाँ कास्ट के करता है, उसी कल्चर का हिस्सा है हम लोग। और कास्ट जब होगा तो उसमें उसकी बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन भी होंगे। ये तरीका ही है, दुनिया में तरीका होता है। वहाँ भी अब था कि कुरैश सबसे बड़ा ट्राइब्स है, बाकी दूसरे छोटे ट्राइब्स कहलाते हैं। तो जब ये हज़रत सल्लल्लाहु गए थे वहाँ, तो जब पहला जंग बदर हुआ, तो जंग बदर में जो कुरैश के लोग गए थे, जब ये 3 लोग गए, सेंड योर ब्रेव मैन होता था उस जमाने में, तो जो उधर से 3 अंसारी आए थे वापस कर दिया। भाई कोई क्या नाम बताया तो मैं अंसार है 3 लोग, भाई अंसारी से लड़ूंगा, भाग कुरैश को भेजो। तो ये था उस कंसेप्ट उस जमाने का भी। तो इसका मतलब हाँ, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेकिन उसको प्रॉफिट ने तोड़ा। हाँ, प्रॉफिट ने तोड़ा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, आपकी बात बहुत जायज़ है कि ये तालीम आने के बाद नहीं होना चाहिए था। ये तालीम के पहले तो ठीक था। जब तालीम आ गया किसी समाज में, तबके में, तालीम जो है वो तालीम जो है रास्ता खोलता है, रास्ता खोलता है, और इल्म जो है घर बना देता है। तो तालीम ने जब रास्ता खोल दिया, उसके बाद ज़हन भी खुलता है जी। तो ज़हन खुलने के बाद भी इंसान अगर ये बैकवर्ड नॉन बैकवर्ड करेगा जी, तो समाज फिर बटा ही रहा। तो तालीम के बाद नहीं होना चाहिए था, खासकर तालीम के बाद लड़कियों की शादी ना हो, तालीम याफ्ता लड़कियों की शादी ना हो, अतालीम याफ्ता लड़के की शादी ना हो। तो शादी ब्याह बैरियर नहीं होना चाहिए कास्ट का, लेकिन है, अब भी है, ये है, एग्जिस्ट है। और ये जो एम्पावरमेंट का मसला है, यानी कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में हेड होने के लिए अब भी पसमानदा मुसलमानों की तकलीफ है। सब जगह नहीं है, लेकिन जहाँ पे प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट है, वहाँ तो नहीं हो सकता है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चेयरमैन बनने के लिए मेरिट है, तो वहाँ नहीं हो सकता है। मेरिट है किसी के पास तो बनेगा चेयरमैन, लेकिन प्रिंसिपल बनने के लिए मेरिट नहीं है। तो वीसी की दलाली चमचागिरी करके बन सकता है, नहीं बन सकता है प्रिंसिपल। तो जहाँ मेरिट है तो ठीक है। नॉन मेरिट, जैसे वाइस चांसलर बनने के लिए मेरिट की जरूरत नहीं है, तो वहां नहीं बन सकता है, कोई बैकवर्ड आसानी से नहीं बन पाता है। तो जहां आपने क्रक्स ये है इसका कि हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि प्रमोशन करना चाहिए। और देखिए, हिंदू समाज में तो वो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता उनके यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ बहुत बड़ा बैरियर है जी। लेकिन हमारे यहाँ इस्लाम में अल्लाह के रसूल ने 1400-1500 साल पहले ही कह दिया कि अरबी को अजमी में फौकियत नहीं होगी। हमारा तकवा जो है मेन है हिस्सा जी। अगर इस्लाम के मानने वाली जो इदारे जिनके बारे में हाफिज साहब ने भी जिक्र किया, खासकर नदवा और बरेली और जितने भी जो हमारे हैं और खानकास जो है, वो सब के सब अगर उनको झंझोड़ा जाए, जहाँ से इन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की, आप लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया है, अगर उनको झंझोड़ा जाए, वो ताकत से कहें। देखिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पे ये काम नहीं है, ना कर पाएंगे तंजीमों को। हाँ, तंजीमें जो है, जो खासकर जो इस्लामिक तंजीमें हैं, क्योंकि पहले तो पॉलिटिक्स में थे वो लोग, और पॉलिटिक्स का काम दुकान कम हो गई उनकी। अगर वो लोग इस पे लगे अब और इस काम को करें कि भाई जो विदीन मुसलमानों के अंदर जो गैप है, जो खामियां भी आ गई थी, उस खामियों को फिल करें। खासकर इंटरकास्ट मैरिजेज हो, और मुसलमानों में जो दानिश्वर लोग हैं उनको भी सही मुकाम पे जगह मिले। और जब उनको जगह मिलेगी, उनके दानिश्वरों को भी जगह मिलेगी, इस बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन न हो, और वो अच्छी जगह बैठ जाए, और लोगों को ये लगे कि नहीं साहब, इस बुनियाद पे नहीं काटा जाएगा, पसमानदा इसलिए नहीं काटा जाएगा, पसमानदा को उसकी पसमानदा ये शो ही ना हो समाज में, ये पसमानदा नहीं, ये सब बराबर है। तालीम एक बीटेक किया हुआ आदमी, दोनों बीटेक किया हुआ है। आज ये हो रहा है कि अगर बीटेक किया हुआ अंसारी का लड़का है तो नॉन अंसारी की शादी नहीं हो सकती, लड़की भी तो नहीं हो सकती। तो ये जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन है, इसका जो हल है, वो हल हम तालीम याफ्ता लोगों के पास नहीं है। इसका हल है आलिमुद्दीनों के पास। अगर वो अब भी मुसलमानों में इल्म की बुनियाद पे बात करेंगे तो कम सुनेंगे, मजहब के नाम पे बात करेंगे तो लोग आसानी से सुन लेंगे। ज्यादा मजहब का फोबिया, तो मुझे लगता है कि अगर ये लोग, जितने इदारे हैं हमारे, जी बरेली है, नदवा है, या जितने इदारे हैं हमारे, सब अगर करें, देवबंद है और सब बाकी खानका है, सब लोग को बैठाया जाए सर जोड़ के, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो चुका है। मेरे ख्याल से अब तंजीमों को जागना चाहिए, और ऐसी जो मसले मसाइल मुसलमानों के हैं, ख़ास कर ये जो मैंने डिस्कस किया है, उस पर बात करनी चाहिए, कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि उनकी बातें सुनी जाती हैं। जो लार्ज जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है, नंबर्स में वो उनकी बातें सुनती है, तो उनका रोल बहुत अहम हो जाता है। उनका सुनने का भी अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब उनके पास काम बचा भी नहीं है, उनके पास यही काम बचा है। क्योंकि एक बुनियादी चीज़ ये है कि
मोमिन कॉन्फ्रेंस की उम्र तकरीबन 100 साल हो चुकी, आरएसएस भी इतनी ही पुरानी है, मोमिन कॉन्फ्रेंस भी इतनी ही पुरानी है, जमीयत उलमा हिंद भी इतनी पुरानी है। करेक्ट। लेकिन आप देखें कि जमीयत उलमा हिंद, उसने आज़ादी के से पहले एक और रोल था, आज़ादी के बाद एक दूसरा रोल है। लेकिन आरएसएस अपने जिस मिशन पर डे फर्स्ट से चली थी, एक दिन के लिए भी लो प्रोफाइल लेते हुए वो अपने मिशन से दूर नहीं हुए। हमारे यहाँ पर तंजीमें जल्दी शख्सियत के अराउंड घूमने लगती हैं। Correct. शख्सियत बड़ी हो जाती है, तंजीम छोटी हो जाती है, इंसान बड़ा हो जाता है, इंस्टीट्यूशन छोटा हो जाता है। Correct. तो जो अलीगढ़ मिशन था वो भी कहीं ना कहीं हमने फॉरगेट कर दिया, जो सर सैयद का मिशन था। इसी तरीके से जो हमारे इदारे थे, तो जो बात मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोगों ने 100 साल पहले से उठाना शुरू करी, न्याय की, बराबरी की, उसमें कुछ उलामा भी शामिल हुए। लेकिन वो उलामा शामिल हुए जिनका ताल्लुक़ उन्हीं कबीलों से था, चाहे वो बनारस के उलामा रहे हों, मऊ के उलामा रहे हों, बिहार के उलामा रहे हों, कलकत्ते से इसकी शुरुआत हुई और ये तमाम पंजाब और महाराष्ट्र सब में था। लेकिन मेरे होश में, ये मेरी याददाश्त में ऐसा नहीं है कि उस मोमेंट को ताकत देने के लिए देवबंद, बरेली, नदवा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया, हमारी जमीयत उलमा, पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सब सामने आए हों कि ये मोमिन कॉन्फ्रेंस के साथ, जमीयत उल कुरैश के साथ, पसमानदा मुसलमान के साथ उसी ताकत से अपने अपने एरिया में खड़े होंगे, अपने अपने गांव में जुमे के खुतबों में ये तबलीग करेंगे कि इस्लाम का मैसेज जो है वो कास्टिज़म के अगेंस्ट है, बल्कि कहीं ना कहीं देखा ये गया है कि उसको बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं। लेकिन आज जो बड़े इदारे हैं ईस्टर्न यूपी में और बिहार में, और जो बड़े उलामा हैं अहले इल्म, मैं बड़े वसूख के साथ आपको ये बता सकता हूँ, जामिया अशरफिया और उससे मुताल्लिक़ बहुत सारे उलामा, जो बड़े उलामा हैं, उन सबका ताल्लुक़ पसमानदा ज़ातों से है। बड़ी किताबें लिखने वाले, बड़े इदारे बनाने वाले और चलाने वाले, स्किल्स के कोर्स से चलाने वाले। तो इस सिलसिले में अब हमारी तंजीमों को जाग के कौन सा कदम उठाना चाहिए ताकि हम इस खला को, हम तलाक के मसले को हल नहीं कर पाए, नतीजे में ऑर्डिनेंस लाया गया, सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई। हम बातचीत के दरवाजे जब तक खुले रहे, अयोध्या के मसले को हल नहीं कर पाए, नतीजे में आपको नाकामी हाथ लगी और मुसालहत के ज़रिए बहुत सारी पेशकश की जा रही थी आपको इदारे की या बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन हमारी लीडरशिप अलग अलग बटी रही। तलाक के मसले पे जो कुरानी कंसेप्ट था वो बिल्कुल अलग था, और मुल्कों में रिफॉर्म हो गया था। इजिप्ट में रिफॉर्म होते, इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की, ईरान, सऊदी सब में होते, लेकिन हम हिंदुस्तानी मुसलमान आखिर कब जागेंगे उस रिफॉर्म के लिए कि हम जो अपने इनर प्रॉब्लम्स हैं उनको हल कर पाएँ? इसके लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए और किन लोगों को आगे आना चाहिए आपकी नज़र में? नहीं, उसके लिए तो बस ज़रूरी है कि दानिश्वर के साथ साथ, दानिश्वर को भी ज़रूरी है, दानिश्वर को अगर शमूलियत नहीं होगी तो कोई भी हल नहीं हो सकता है। जी। सिर्फ आलिम दीन पे अब छोड़ देंगे। नहीं, दोनों, हमने क्या अलीगढ़ और जामिया भी है उसमें। हाँ, तो दानिश्वर को भी साथ रखें आप जी, क्योंकि इस्लामिक स्टडीज सेंटर जो है बेशक वो उसको भी शामिल करें आप। बिल्कुल, हर इंस्टीट्यूशन इस्लामिक स्टडीज सेंटर भी शामिल हो जी, साथ में आलिम दीन भी शामिल। बेशक। अगर दोनों इदारे शामिल हो जाएंगे, प्लस आप अपने जो हमारी खानकाहें भी प्लस खानकाहें भी शामिल हो, साथ में जो हमारे तंजीमें हैं, साथ में हमारे जुडिशरी में हायर पोजीशन पहुंचे हुए लोग, वो वकला जो है हमारे बहुत हाई क्लास के वकला हैं वो शामिल हो। हमारे साथ में जो हमारे लोग ब्यूरोक्रेट्स, हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो शामिल हो। और महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं जो डिफरेंट स्टेट में महिला के वुमेन सेल की चीफ रही हैं, अच्छी पोजीशन पर रही हैं, उनको शामिल कीजिए आप। बहुत सारे लोग ऐसे भी तंजीमों में बैठे हुए हैं जो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन नुमाया काम करते हैं, लेकिन पब्लिक फील्ड में नहीं रहते हैं। ऐसे लोगों को भी शामिल करें आप। इन तमाम लोगों को सर जोड़ के बैठे और फिर एक खाका तैयार करें और उसको फिर अवामी नाम दे। उसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होता। सियासत, देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही, आरएसएस ने जब काम शुरू किया था उसके पहले हेड थे 80% मुसलमानों को भी मालूम नहीं हुआ नाम क्या था। हेड गवार साहब ने शुरू किया और उसके आज तक जितने हेड सियासी उसके हेड हुए, आमतौर से मोहन भगवत पब्लिक नहीं जानती तो नहीं है। हाँ। उसने कोशिश भी नहीं की। सही बात। हमारे आदमी 5 दिन अगर समाजी काम करेंगे, 10वें दिन राष्ट्रसभा दो, पोस्टर ज्यादा, पॉलिटिकल काम करना शुरू कर देंगे। नाम नहीं करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग लोग राज्यसभा MP बन के बैठ गए। जी। क्या मतलब था भाई?
तुम अगर काम कर रहे थे, मजहबी काम कर रहे थे या सामाजिक काम कर रहे थे, उसी में लगे रहते। जी जी 5 दिन में आप राज्यसभा लोकसभा के चक्कर पड़ जाते हो, तमाम मिशन फेल हो जाता है। किसी मिशनरी लोगों को मिशन पे अगर लगे हैं आप, तो यू शुड डू दैट, आपको उसी में काम करना चाहिए। जैसे ही आप मिशन छोड़ के ये पार्लियामेंट्री सिस्टम और फलाने सिस्टम में घुसोगे आप वो भी फौत हो गया और ये भी फौत हो गया। लिहाजा और आपसे जो आपको तारीख में गलत नाम से याद किया जाएगा। सही बात। आपको कोई इंस्पायर्ड नहीं होगा, कोई मोटिवेशन नहीं होगा। आपसे मोटिवेट तब होगा, सर सैयद से क्यों मोटिवेट हो रहा है? 100 साल बाद भी सर सैयद से क्यों मोटिवेट हो रहा है? सर सैयद ने कुछ लिया नहीं, बेशक कौम को दिया। बेशक आज 100 साल बाद भी सर सैयद को याद करते हैं लोग। क्यों याद करते हैं? सर सैयद ने दिया, कुछ लिया नहीं। देखिए, सर सैयद का ही जिक्र आया तो मैं सीधे उसी इंस्टीट्यूशन पे आऊँगा जो सबसे पहला मॉडर्न एजुकेशन का, और सर सैयद का ख्वाब था कि हम एक ऐसा इदारा बनाएं जिनके एक हाथ में कुरान, एक हाथ में साइंस हो और मॉडर्न एजुकेशन, और उसके साथ उनका पूरा फोकस था कल्चर पर, यानी कल्चर और तालीम दोनों को साथ लेके, ताकि वहाँ का इंसान जो है वो अपनी ज़बान व बयान, अपने लिबास, हर एतबार से आइडियल दिखाई दे। आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान यहाँ से लेके यूएस या यूरोप तक अगर कहीं भी किसी अच्छी जगह पर बैठा हुआ है तो उसका क्रेडिट, या बाद में बनने वाली यूनिवर्सिटीज़ का भी क्रेडिट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जाता है। इस सिलसिले में अलीगढ़ से भी कहीं ना कहीं मायूसी अलीगढ़ बिरादरी की तरफ से हाथ लगी कि जैसे मैंने अपने मजहबी इदारों का जिक्र किया, या लोगों ने टेक्स्ट भी लिखे हैं बहुत सारे कुफू और नॉन कुफू की, उसमें बराबरी और उसकी बात की है, लेकिन वो उस वक्त के स्टेटस के अकॉर्डिंग, शायद आज वो लोग अगर होते तो ये देखते कि आज के स्टेटस में और समाज में कितना फ़र्क है, तो हो सकता है उनका भी ओपिनियन अलग होता। अलीगढ़ से भी कोई आवाज़ इस तरह की, चूँकि आप लोग स्टूडेंट भी रहे हैं, आपने लीडरशिप भी की है वहाँ पर, और आज भी उसकी जो पेरेंटल बॉडी है उसकी लीडरशिप में है, तो एक अलीगढ़ से जो आवाज़ उठती है उस पर पूरे मुल्क की और सब कॉन्टिनेंट की और दुनिया की नज़र रहती है। आखिर अलीगढ़ को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, जैसे इंडिविजुअल आप मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोग एक बुनकर समाज को आगे लाए, जमियतुल कुरैश कम सालों पहले बनी, और उसमें मैं इसको कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि जो हमारे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के उसको बनाने वाले सिराजुद्दीन कुरैशी साहब रहे, उनका बुनियादी कंट्रीब्यूशन उसमें रहा, उस समाज को भी कारोबार से जोड़ने में, आगे लाने में। तो अलीगढ़ को क्या रोल आज की तारीख में, ये फाइनल कमेंट में लेना चाहता हूं। देखिए, अलीगढ़ का रोल ऐसा नहीं रहा। अभी मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर मेरे वालिद के दोस्त थे, प्रोफेसर हुमायूं मुराद साहब। उन्होंने कई बार कॉन्फ्रेंस कराई, उन कॉन्फ्रेंसों को मैंने देखा है, कोशिश की है कि ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। बेसिकली अलीगढ़ कैंपस, ये कैंपस के गिरदोनवा में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जी, पूरे हिंदुस्तान में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, पर इस बुनियाद पे अलीगढ़ कैंपस के अंदर कोई ऐसा नहीं। वेरी गुड। बेसिकली इसका सॉल्यूशन ही ये है कि देखिए, इकोनॉमिकली एजुकेशनली अगर वीकर है आदमी तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जी। इस देश में आजादी है, जो पढ़ गया, जो मजबूत है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से नहीं हो रहा है। कोई हमारे मौलाना साहब हमें सफ से बाहर नहीं निकाल के खड़ा कर देते हैं, सफ में हम लोग एक साथ ही खड़े होते हैं। तो मजहबी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सोशली डिस्क्रिमिनेशन आप कह सकते हैं। देखिए, समझिए प्रॉब्लम को, मजहब के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन उस तरीके से नहीं हो रहा है, पेशे के एतबार से हो रहा है, पेशे के एतबार से, सोशल एतबार से हो रहा है। तो सोशल एतबार से जब जाहिर सी बात है कोई पढ़ाई लिखाई में, पैसे में पिछड़ गया है, तो उन पिछड़े लोगों को अपने साथ मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो मैंने आपसे पहले भी कहा, हिंदुस्तानी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, सच्चर कमेटी की, रंगनाथ कमेटी की, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों का जो भी पसमानदा में आते हैं, अजलाफ, अजाल, तो उन सबके जो हालात सुधारने के लिए जो पेशेवर कम्युनिटीज हैं, उनके पेशों में उतना पैसा नहीं रहा कि बच्चों को पढ़ा सकें। जी जी। अगर वो बच्चों को पढ़ा सकते, जो मुसलमान पसमानदा मुसलमान जो पढ़ गया है, उसके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इतना नहीं। जो बेचारा पढ़ा नहीं है, अपने पेशे के एतबार से चीजों को सही करने की कोशिश कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अगर उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक हो जाए और वो बच्चों को पढ़ा ले तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जल्द से जल्द जो भी रिपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, सोशल इंजस्टिस डिपार्टमेंट के पास, उन सबको इंप्लीमेंट करें और आगे लाएं, जो समाज पीछे छूट गया। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम इरशाद अहमद साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एंड मुदस्सिर हयात साहब, प्रेसिडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन दिल्ली।
आज आपने ये बताया और हमारे दोनों पैनलिस्ट ने इस बात पर रोशनी डाली कि कहीं ना कहीं सरकारें भी जिम्मेदार रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी जब कुछ तकसीम करना चाहा और पावर किसी के हाथ में देना चाही तो उन्हीं तबकों के हाथ में जो जागीरदाराना या ज़मींदाराना सिस्टम था, जो रजवाड़ों के ज़माने में था, वो बहुत बरसों तक, या हम ये कह सकते हैं कि मंडल और कमंडल आने से पहले वो कहीं ना कहीं बहुत ताकतवर रहा। ये मंडल और कमंडल का असर था कि आज यूपी, बिहार और महाराष्ट्र और ख़ासकर नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में जो ताकतवर हमें ओबीसी के सियासी घराने दिखाई देते हैं, उसका भी बहुत क्रेडिट मंडल और कमंडल को जाता है। लेकिन मुसलमान इसमें काफ़ी हद तक पीछे रहे। जिन कम्युनिटीज़ ने इंडिविजुअली तंजीम साजी करने के बाद आगे बढ़ने की और जद्दोजहद की, चाहे मोमिन कॉन्फ्रेंस की जद्दोजहद हो बुनकर समाज को ऊपर लाने के लिए, चाहे जमीयतुल कुरैश की जद्दोजहद हो अपने समाज को आगे लाने के लिए, चाहे मुस्लिम पसमानदा महाज की जद्दोजहद हो बाकी समाज को आगे लाने के लिए, तो जहाँ जहाँ लोगों ने कोशिश की है वहाँ पर उनके नताइज आए हैं। लेकिन ये कोशिश इंडिविजुअल ना होकर के इज्तिमाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे जिस्म का एक हिस्सा बीमार है तो जिस्म तवाना नहीं हो सकता। जिस तरह मुल्क में बसने वाले तरक्की के आखिरी पायदान पे खड़े हुए इंसान का अपलिफ्टमेंट होना ज़रूरी है, इसी तरह समाज में और हमारी बस्ती में बसने वाले हर कमज़ोर इंसान को ऊपर उठाना ये दूसरे समाज की, उस समाज की ज़रूरत है जो समाज ताकतवर है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का भी जिक्र आया कि उसके बारे में बड़े बड़े दावे ज़रूर किए गए, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट उस तरह से नहीं हो पाई, बल्कि जो सच्चर रिपोर्ट में कहा गया था 15 साल पहले, उससे ज़्यादा ही ख़राब पोजीशन उस तबके की हुई है जिसे दलित मुस्लिम कहा जाता है और जो अपने लिए आर्टिकल 341 में संशोधन का मुतालबा कर रहे हैं ताकि वो भी उस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने के बाद आगे बढ़ सके। आवाज़ दी वॉइस की इस हफ्ते ये कोशिश थी कि पसमानदा मुसलमानों के मसाइल को आवाम के बीच लाया जाए और इंतज़ामिया को उनकी जो सही तस्वीर है उससे आगाह किया जाए, क्योंकि आवाज़ दी वॉइस हर उस अचीवर के साथ खड़ा हुआ है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अपने दम पे कुछ भी अचीव करता है, और हर उस वीकर के साथ खड़ा हुआ है जो किसी भी तरह तरक्की में पिछड़ गया है। जिन लोगों के पास तालीम है, ताकत है, कारोबार है, उनके साथ ये मसला अर्जाल, अशराफ और उसका नहीं है डिस्क्रिमिनेशन का, लेकिन जो लोग तरक्की की दौड़ में, तालीम में, इकनॉमी में पिछड़ गए हैं, उनको आज भी ज़िल्लत की नज़र से देखा जाता है। मैं अपने तमाम उलमाए किराम से, आइम्मा से, खानकाहों में बैठे हुए ज़िम्मेदारों से, मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारान से और हमारे तमाम बड़े इदारों के जो ज़िम्मेदारान हैं और समाजी खिदमतगार हैं, अपने अपने एरिए में असर रखने वाले लोग हैं, वो किसी भी ज़ात बरादरी से आते हों, उनसे ये उम्मीद करता हूँ और ये गुजारिश करता हूँ कि इस लड़ाई को हमें खुद लड़ना होगा और ये इंसाफ कायम करना होगा। और जो अल्लाह के रसूल का हज्जतुल वदा के खुतबे में ये ऐलान है, हमें खुद सेल्फ कमिटेड होने के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करनी चाहिए। अगले हफ्ते फिर नए मेहमानों के साथ नए मौजू पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे और मेरे साथ मिस रेशमा को। खुदा हाफिज़ और देखते रहिए आवाज़ दी वॉइस।